जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का या लड़की है, तो उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अब कि हमें यार पैसे से थोड़ी आज़ादी मिल जाए या फिर पैसों को लेके टेंशन ना हो फ्यूचर में। तो उनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए कि एक टाइम के बाद उनके पास पैसा भी हो काफ़ी अच्छा खासा और काम भी ना करे तो उनका काम चल जाए। करोड़पति बन सकते हैं अपने अपने इसी जीवन में। आराम से आराम से आराम से आराम से 5,000 रुपए जोड़ते हैं ना, हर महीने की इन्वेस्ट करते हैं 5,355 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आपके पास आराम से 5 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं काफ़ी स्पेशल हैं क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमारे चैनल पर कोई फीमेल गेस्ट आ रहा है। इनके बारे में अगर आपको बता दूं तो यह है एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ इन्होंने टीवी में भी काम किया हुआ है। उसके बाद इनका एक यूट्यूब चैनल भी है बी वेल्थी के नाम से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अपने लाइफ में अमीर कैसे बने, वेल्थी कैसे बने या फिर पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करें। तो स्वाति मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आज मेरे साथ ये कोलैबोरेशन में वीडियो करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो टीवी की जर्नी से लेके यूट्यूब चैनल का जो भी है, आप इसके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओके, टीवी 2006 में ज्वाइन किया था सतीश जी। कॉलेज से निकले, पढ़ाई करने के बाद पहला जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो वो CNBC आवाज में मेरी नौकरी लगी। वहां पर मैंने बतौर एंकर और रिपोर्टर 7 साल काम किया। उसके बाद मैंने 2013 में नौकरी छोड़ी CNBC की और एक स्पोर्ट्स चैनल ज्वाइन किया, 3 साल के लिए वहां थी मैं। और जब वहां नौकरी छोड़ी तो मैं वापस से, मुझे लगा अब क्या करना चाहिए। तो मैंने टीवी में जब काम किया था एज एन एंकर, तो मैं वहां पे पर्सनल फाइनेंस शो एंकर करती थी न्यूज बुलेटिन्स के अलावा। तो उसमें एक पकड़ सी आ गई थी थोड़ी, तो मुझे लगा कि और ये भी एक अंदाजा लग गया था कि एक आम इंसान को, एक आम निवेशक को बहुत सारी चीजें निवेश से जुड़ी हुई समझ में नहीं आती और सबने इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए और उसी नियत के साथ मुझे लगा कि एक यूट्यूब अपना काम करना था, नौकरी करने का ख्याल दोबारा। उसके बाद 2016 में नौकरी छोड़ी थी फाइनली, तो फिर दोबारा नौकरी करने का ख्याल मन में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि एक अच्छा मूव होगा। आप टीवी में तो नहीं है लेकिन आप उसी मीडियम में हैं, आप खबर देने के मीडियम में, तो मुझे लगा व्हाई नॉट। और इसलिए हमने 2017 में नवंबर में यूट्यूब चैनल बी वेल्थी की शुरुआत की। ओके, तो अभी आप टीवी आपने एकदम से छोड़ दिया? मैं बी वेल्थी के अलावा एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ, तो मैं एसोसिएटेड हूँ एक न्यूज चैनल से। तो टीवी से अभी तक है, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बना हुआ है। ओके, तो आपने टीवी में जॉब करने के लिए आपने पढ़ाई क्या करी थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एजुकेशन क्या था आपका? पढ़ाई तो अगर वैसे देखें तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, फिर मैंने एक डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन में, उसके बाद नौकरी लगी। लेकिन अगर बचपन से देखिए, माँ बाप चाहते थे, बिहार से हैं हम लोग, तो मम्मी पापा चाहते थे कि भाई डॉक्टर इंजीनियर, जो वहाँ पे एक टिपिकल माइंडसेट होता है। लेकिन मेरा फिजिक्स बहुत खराब था, मेरे मैथमेटिक्स में मैं बहुत खराब थी, तो मैंने 10th के बाद ही साइंस छोड़ दिया। मैंने कहा हमसे तो नहीं हो पाएगा ये, तो मैंने आर्ट्स ले लिया। और मुझे याद है मेरी माँ ने मुझसे हफ्ते भर बात नहीं की थी इस चक्कर में कि इसने आर्ट्स कैसे ले लिया है। ओके। तो उसके बाद फिर हम पहुंचे बनारस में हमने वहाँ पे ऑनर्स जो मिलता, राजघाट कॉलेज, वसंता कॉलेज एक एफिलिएटेड कॉलेज है BHU का, वहाँ पर पढ़ाई की। तो वहाँ 3rd ईयर में ना आपको ऑनर्स मिलता है। तो अब वहाँ पे अब ये हो गया हाल कि सबसे कम मार्क्स इकोनॉमिक्स में आए थे पहले 2 साल में, तो उसमें ऑनर्स मिलने के चांस नहीं थे। तो मेरी मम्मी ने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया करना तो है तुम्हें इकोनॉमिक्स में ऑनर्स। मैं डरती सहमती अपने टीचर के पास गई, मैंने कहा कि अगर आप दे देंगी तो बढ़िया है, वरना मेरी मम्मी मुझे डिसोन करने वाली है। तो उन्होंने, पता नहीं उनको प्यार आ गया, दया आ गई, भगवान जाने क्या आ गया, उन्होंने मुझे ऑनर्स दे दिया और मैं 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के साथ ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके निकल गई।
फिर मैंने सोचा कि अच्छा मुझे बनना था पहले एयर हॉस्टेस, बहुत क्लियर था कि एयर हॉस्टेस बनना है 12 तक, तब तक दुबली पतली थी। ग्रेजुएशन में वजन बढ़ गया 10-15 किलो, एकदम दबा के खाया पिया। तो कैसे बनेगा कोई वैसे में एयर हॉस्टेस, बताइए आप। तो लकीली मुझे ना एक जेट एयरवेज में ग्राउंड सर्विस के लिए एक ओपनिंग थी, मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा हो गया। लेकिन बाकी सबने, मम्मी ने, घर वालों ने कान में दिमाग में बात भरी कि भाई इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगी, तो कुछ पढ़ाई लिखाई और कर लो। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन में। वहां पर एक ट्विस्ट है, करने का मन था क्राइम रिपोर्टिंग, बिजनेस करना नहीं था, लेकिन नौकरी लगी बिजनेस चैनल में ही। तो बस जहां जहां जिंदगी गई वहां वहां मैंने उसको फॉलो कर लिया। तो बस वैसे ही टीवी की जर्नी शुरू हो गई उसके बाद। मैम, मैं खुद आपका चैनल काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मेरे चैनल पर बुलाया जाए और मेरी ऑडियंस को भी थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताया जाए। और मैम, जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है या फिर म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि मार्केट टू रिस्क है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। राइट राइट। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें देखते हैं, रिस्क नाम जब देखते हैं ना, रिस्क वर्ड देखते हैं तो हम डर जाते हैं। आपके पास निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं सतीश, ठीक है। अब उसमें एक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इक्विटी है, डेट है, सब में रिस्क होता है, हाँ लिखा होता है। तो हम लोग रिस्क को देख के डर जाते हैं, हाँ बहुत लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब ये है कि जो आप अमाउंट निवेश कर रहे हैं, जो रकम, वो शायद कम हो जाए। जो कैपिटल जिसको कहते हैं ना, मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपए निवेश किया, तो रिस्क ये है कि वो 1000 का हो सकता है कि 900 भी हो जाए, या फिर हो सकता है वो 500 भी हो जाए। और रिवॉर्ड ये है कि हो सकता है वो 1000 का 2000 भी हो जाए। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर आपको डर लगता है ये 1000 का अगर 900 हो गया तो मैं तो बेचैन हो जाऊंगा, मेरी तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, म्यूचुअल फंड या इक्विटी जो एक एसेट क्लास है निवेश का, अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो लंबे वक्त, और लंबे वक्त से मेरा मतलब है 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसमें हमेशा गारंटी तो नहीं लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो इसलिए कहते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आप 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल का नजरिया लेके निवेश नहीं कीजिए। आपको इसको थोड़ा लंबा 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के निवेश के हिसाब से देखना होगा। तो मैम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, नहीं, ये एकदम गलत अप्रोच होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आप, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है वो जान लीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए निवेश करना। तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है? आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने वक्त के लिए निवेश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, किस लिए, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। बहुतों को लगता है अच्छा म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ शेयर बाजार से जुड़ा निवेश होता है, तो यहाँ पे तो बहुत रिटर्न मिलेगा, और ये सोच के पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लॉन्ग रन में 12, 13, 14% की रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब निवेश कर रहे हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, और सेकेंड थिंग, अगर कुछ नहीं पता है फिर भी निवेश करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पैसे बनाने हैं, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना ही होगा। तो वहां पर आप एकदम सेफ प्ले कीजिए, वहां पर आप इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, आप वहां मैक्स लार्ज कैप जाइए, आप बहुत रिस्क मत लीजिए। तो मुझे लगता है पर्सनली कि जब तक कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है तो आप मत घुसिए। आपको रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर सतीश, कि मैं किस में निवेश कर रहा हूँ, क्या है ये प्रोडक्ट, कितना इसमें फायदा होगा, कितने सालों के लिए करना है। तो अपने आप से सवाल पूछे, उसके बाद घुसिएगा। ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि हमें पता होना चाहिए, हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। तो अभी एग्जांपल के लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं उन पैसों का करूँगा क्या।
तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, एकदम एकदम सर्टेन। ठीक है, बहुत लोगों को उनके लक्ष्य नहीं मालूम होते हैं, करेक्ट। बहुत लोग एकदम क्लूलेस होते हैं। जैसे हम भी, जब हम 21 या 22 या 24 साल के थे, तो मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मुझे सिर्फ था कि पैसे जोड़ने हैं, ओके। लेकिन अब इसके लिए मेरे पास क्या क्या विकल्प है, या तो मैं बैंक की सेविंग अकाउंट में छोड़ दूं, या तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है जिसमें आप निवेश भी करते हैं वो आप ले लीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि बैंक की एफडीज वगैरह कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स है उसमें कर लीजिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाइए। ठीक है, तो गोल नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये पैसे की जरूरत मुझे अगले 10 साल के लिए नहीं पड़ेगी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप निवेश शुरू कीजिए ना, किसी ने रोका नहीं है आपको। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में मैं ये मान लेता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना सेफ है, लाइक 10 साल 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना सेफ है, क्या ये सही है? सेफ वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। अगर आपने रिसेंट खबरें पढ़ी होंगी और इस वक्त जैसा बाजार आप देख रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 2 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी, एक होता है इक्विटी, एक है डेट और एक है हाइब्रिड। ठीक है, तो इक्विटी जो होता है वो शेयर बाजार से जुड़ा होगा, आप जो पैसे दे रहे हैं फंड मैनेजर को, उससे वो स्टॉक्स खरीदता है, उसका एक बास्केट बनाता है। डेट में डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है, हाइब्रिड में इक्विटी और डेट दोनों को मिला के निवेश किया जाता है। तो सेफ कोई भी कैटेगरी नहीं है। जहां अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो केस हुआ है महीने 1.5 महीने पहले, जहां उन्होंने 5 स्कीम्स को बंद कर दिया, ठीक है, वो डेट स्कीम्स थी, वहां भी रिस्क है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो बाजार इतना मतलब मार्च में करीब 25% 30% बाजार गिरा था, तो उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे दिखता है, तो वो नेगेटिव दिख रहा होगा आपको। तो इसलिए सेफ नहीं कहेंगे, उठा पटक होता रहेगा, लेकिन चांसेस नुकसान के कम है अगर आप 10 साल के नजरिए से निवेश करते हैं तो। जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी नेगेटिव हुआ था मार्केट, अभी भी आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में क्या करें? जैसे मैंने भी कुछ 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट चालू किया था म्यूचुअल फंड में, तो अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है नेगेटिव दिख रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का भी नेगेटिव दिख रहा होगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, 6 महीने पहले ही तो किया है, तो 6 महीने में तो हाँ, कुछ मैंने नहीं। 6 महीने पहले किया है, हाँ, काफी लोगों जिसने का भी 6 महीने, नेगेटिव हुआ होगा। साल 1.5 साल 2 साल पहले किया है, उन सबका नेगेटिव दिख रहा होगा। इनफैक्ट जो बहुत दिन से कर रहे हैं उनका भी नेगेटिव दिख रहा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपका लक्ष्य है ना, तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं होती, आपको घबराहट नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मेरा लक्ष्य जो है वो 2025 का है, ठीक है, मैंने 2000 आपने शुरू की 2019 में या फिर 20 में निवेश करना जनवरी से, और बाजार धड़ाम 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 नीचे गिरता चला गया, आपको सारा नेगेटिव में दिख रहा है निवेश। लेकिन आपको पता है कि आपको इस पैसे की जरूरत 2025 या 26 27 में, तो फिर कुछ नहीं है, बाजार गिरा है तो रिकवर भी तो करेगा ना, थोड़ी ना हमेशा गिरा रहेगा। हाँ, तो मैं अगर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचूं या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं? अगर आपके पास पैसा है, सरप्लस पैसा, आपके सारी चीजें खर्चे वर्चे निकाल दीजिए, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सब कुछ है, और आपके पास फिर भी पैसा बचता है, तो इस गिरते बाजार में निवेश करना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आपको सामान सस्ते में मिल रहा है। आप सेल में ज्यादा सामान खरीदते हैं ना, 1+1 फ्री करके लेते हैं ना, तो एग्जैक्टली जब यहाँ पे बाजार में गिरावट है तो मतलब बाजार में सेल है, ठीक है। और वैसे में अच्छा होता है अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो उनको मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपए निवेश करने के लिए, तो उसको आप 5 टुकड़ों में बांट दीजिए और 5 अलग अलग 5 हफ्तों में उसको निवेश कर दीजिए। ओके, तो मैम चलिए अब एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का या लड़की है, तो उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अब कि हमें यार पैसे से थोड़ी आज़ादी मिल जाए, या फिर पैसों को लेके टेंशन ना हो फ्यूचर में, तो उनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए कि एक टाइम के बाद उनके पास पैसा भी हो काफ़ी अच्छा खासा, और काम भी ना करे तो उनका काम चल जाए, तो कुछ आप बताएंगी? देखिए, पहले टारगेट रख लीजिए कि भाई मुझे अगर रिटायर करना है जल्दी, तो मुझे कितने साल में रिटायर करना है, ठीक है, और उसमें रकम एक असाइन करनी पड़ेगी आपको, अगर तो वो रकम आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि एक ठीक ठाक वक्त में अच्छी खासी रकम भी जुड़ जाए उनके पास,
तो ये 20-25 साल के जो बच्चे होते हैं जो नया नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पैसे बचाने होंगे। अगर आप पैसे बचाएं, सेव नहीं करेंगे, तो आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? और अमूमन उस एज में हम लोग पैसे उड़ाते हैं, हम लोग सेव नहीं करते। हमें लगता है कि अभी तो कमाई शुरू हुई है, अभी तो उड़ाओ आराम से। तो हम लोग को पहले सेव करना हो, उसी वक्त से अगर सेव करना शुरू कर देंगे ना सतीश जी, यकीन नहीं करेंगे, आप अच्छी खासी रकम आराम से जोड़ सकते हैं। और मतलब उदाहरण के तौर पर करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, कितना क्या बोल रहे? करोड़पति बन सकते हैं अपने इसी जीवन में। आराम से आराम से आराम से आराम से एकदम। देखिए, मैंने कैलकुलेशन किया था आप ही के इस वीडियो के लिए। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी है 22 साल, आपने नौकरी शुरू किया, 23 साल ही मान लीजिए, मैंने 22 साल लेके चला, ठीक है। 22 साल की उम्र, आप सोच रहे हैं नॉर्मली आदमी रिटायर होता है कितने साल में? 60 साल में। तो मैंने अभी बीच के रिटायरमेंट का प्लान नहीं किया है, मैंने सीधे कहा चलो 60 साल में रिटायर होना है। अब आपके पास 38 साल है निवेश करने के लिए, ठीक है। 38 साल में आप कितने पैसे जोड़ सकते हैं बताएं? आपको क्या लगता है कि क्या टारगेट, कितना पैसा अगर 9 करोड़ या 10 करोड़ पर मंथ का 10,000, अगर पर मंथ का 10,000 मेरे पास है इन्वेस्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर ओके 10,000 है तो और ज्यादा हो जाएगा। जो मैंने कैलकुलेशन किया है कि 38 साल में अगर आप 5,000 रुपए जोड़ते हैं ना, हर महीने की इन्वेस्ट करते हैं 5,355 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आपके पास आराम से 5 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे 60 साल की उम्र तक। और अगर आप यही 10,000 रुपए निवेश करते हैं अगर आप, तो आपके पास ऑलमोस्ट 8-9 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। क्या बात है, मतलब कि हम जीते जी अपने लाइफ में करोड़ देख सकते हैं, कोई भी एक आम आदमी आराम से। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही नौकरी लगती है ना, तो पैसे इंजॉय करो। इंजॉय करने में कोई गलती नहीं है यार, कमा क्यों रहे हैं भाई अगर हम पैसे नहीं खर्च करेंगे अपने ऊपर तो। लेकिन आप उस इंजॉयमेंट को कैसे, हम लोग होते क्या ना सतीश जी, जब हम बड़े शहर में आते हैं ना, तो हम बड़े बाकियों को देखा देखी बहुत चीजें करना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ जा रहा है, बड़े होटल में खा रहा है, बड़ा फोन, बड़ी गाड़ी, मतलब हर चीज देखा देखी। तो वैसे है ना, हम इसको कहते हैं पीयर प्रेशर में आ जाना, और हम पैसे बहुत बाहर खाने में हर जगह उड़ाना शुरू करते हैं। आपको बस उसी टाइम से 50% अपना खर्च, अपना जरूरत जो भी है, आपके घर का रेंट होगा शायद, जो भी चीजें हैं आपकी जरूरत की, उस पर खर्च कीजिए। एटलीस्ट 30% आप सेव तो कर सकते, 30% ज्यादा नहीं। तो वहां से शुरुआत करनी होगी, वो करें। उसके बाद निवेश के लिए कहा, गलती ये मत करें कभी भी कि उस एज में आप इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं ना, मनी बैक पॉलिसी, इंडाउमेंट पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी को अवॉइड कीजिए, मत लीजिए, इसमें निवेश मत कीजिए। मैम अभी मुझे जैसा याद आया कि जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो या तो म्यूचुअल फंड का ज़्यादा नाम आता है या फिर स्टॉक मार्केट का आता है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, कौन ज़्यादा सेफ़ है या फिर किस में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? अगर एग्जांपल के लिए मैं नया हूँ तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में करना चाहिए? अगर आपको दोनों में से कुछ समझ में नहीं आता ना, म्यूचुअल फंड ना स्टॉक, तो दोनों में से कुछ मत कीजिए निवेश। पहली चीज तो ये, स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक चुनने आना चाहिए, राइट। आप अगर नहीं आता चुनना, आप सिर्फ टिप जो आप चैनल्स पे देखते हैं या फिर टीवी चैनल्स या फिर यूट्यूब पे, अगर सिर्फ टिप सुन सुन के निवेश करेंगे तो भी वहां पर आपको बहुत तेज चोट लगेगी, ठीक है, सारे पैसे डूबने के चांसेस है। म्यूचुअल फंड में सेफ्टी इस मामले में, इस मायने में है कि वहां पर किसी एक स्टॉक में पैसे नहीं लगते हैं आपके। जो फंड मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है कि आपसे पैसे लिए और उसने एक बास्केट बनाया कम से कम 12, 15, 20, 30 स्टॉक्स का। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एक स्टॉक में सिर्फ पैसे नहीं लग रहे। तो वहां पे जो अगर गिरावट हुई, तो जितना शेयर बाजार में गिरावट होगा एक स्टॉक में, शायद उतना गिरावट आपको आपके पोर्टफोलियो में, आपके फंड में ना देखने को मिले, क्योंकि वहां रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर नए हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर एकदम आइडिया नहीं है तो म्यूचुअल फंड में जाइए, वहां पे थोड़ा सेफ्टी आपको मिले।
मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक सवाल कई बार आता रहता है कि अगर मान लीजिए जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लोगों का यह कहना होता है कि अगर यह कंपनी बंद हो जाती है या प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो हम अपने पैसे निकालेंगे कैसे जो हमने इन्वेस्ट किए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे बहुत सिंपल है सतीश जी, ये लोग बीच में हैं। आप जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल रहा है और जा रहा है म्यूचुअल फंड हाउस के पास, पैसा इनके पास नहीं जा रहा। तो कल को ये बंद भी हो जाएंगे तो आपके पास आपका फोलियो नंबर है, म्यूचुअल फंड में जो आप निवेश करते हैं तो आपको एक फोलियो नंबर मिलता है, आपका फोलियो नंबर है, आप उस फोलियो नंबर से जाके म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस है उसकी वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए और आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मिल जाएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी के लाइफ में पर्सनल फाइनेंस की जानकारी का होना कितना ज़रूरी है? ऑलराइट, तो आपने पूछा कि पर्सनल फाइनेंस किसी भी की जानकारी किसी के लिए कितना मायने रखती है, क्या जानकारी जरूरी है? इसका बहुत सिंपल सा जवाब होगा कि हाँ। क्यों? अब इसका जवाब आप दीजिए। आप जो पैसे कमाते हैं वो आपको दिल के करीब है ना, आप उसको बहुत चेरिश करते हैं, राइट? अब उस जो चीज जो आपके दिल के इतना करीब है, लेकिन मेहनत कर क्यों रहे हैं? पैसे कमाने के लिए ना, सपने पूरे करेंगे उससे। अब जो चीज दिल के इतने करीब है उसको आप किसी और के हाथ में पकड़ा दें कि तुम इसकी परवरिश करो, इसको बड़ा करो, ये कहाँ तक सही है बताएं मुझे। लेकिन मैम अगर इसमें ही आपने जैसा कि बोला किसी और को देना, तो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में भी तो हम किसी और को दे रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आप जब दे रहे हैं तो आपको समझ के दे रहे हैं ना कि अच्छा मैंने तय किया है कि मैं अपना जो निवेश कर रही हूँ उसमें से 40% लार्ज कैप में जाएगा, 40% मिड कैप में जाएगा, या फिर इस तरीके से बांट रही हूँ। मैं ये फैसला ले रही हूँ मेरे पैसे से जुड़ा हुआ, ये मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा XYZ इंसान नहीं लेगा। जब मैं शेयर खरीद रही हूँ तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तो आप देंगे पैसा किसी को ना कि भाई यहाँ निवेश किया जा रहा है। लेकिन और देखिए, एडवाइजर के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या आप अपने निवेश को देख के आप ये बोलते हैं कि हाँ मुझे सब पता है कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ निवेश हो रहे हैं और क्यों निवेश हो रहे हैं, या फिर आप ऐसे हैं कि भाई तू ही संभाल दे, मुझसे तो नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो मुझे लगता है कि हाई टाइम कि आप जो चीज आपके दिल के इतने करीब है, जिसको लेके परिवार में तलवारें निकल जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अगर वो इतनी चीज आपकी जिंदगी में मायने रखती है ये चीज, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो मैम आप एक फैमिली भी मैनेज कर रहे हो, साथ में आप टीवी में काम कर रहे हो, यूट्यूब पर काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता? मैं आपको यही बता दूं कि मेरे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो मैं घर के झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन भी सब खुद से करती हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कैसे मैनेज कैसे करते हो इतना सारा? आपको ऐसा नहीं फील होता कि अरे यार फिर से इतना सारा काम? अरे वो होती है फ्रस्ट्रेशन कभी कभी। देखिए घर में भी हाउस हेल्प नहीं है, क्योंकि एक बार जब मैंने जो पहले थी वो चली गई, दोबारा कोई मिली नहीं। तो लेकिन आप अगर मैनेज सोच लेते तो कर ही लेते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स इंसान है, हमें भी हो जाती है, बहुत सारा काम है हर दिन खाना बनाना, लेकिन ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं होती है। पढ़ने लिखने का काम मैं नॉर्मली रात में करती हूँ, शाम का वक्त अपने सब्सक्राइबर से बात करने के लिए होता है, और हाँ निकल जाता है वक्त आराम से। ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ कुछ कभी कभी डिले होता है, लेकिन फिर कर लेते हैं मैनेज। जैसे अभी क्या हुआ था सतीश जी, 14 तारीख को जिस दिन हमारा ये इंटरव्यू होना था, हम लोग जिस दिन ये बात करने वाले थे, उस दिन एक बुरी खबर आई और हमारा मूड ऑफ हो गया। आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ, और वो उस खबर से मैं इतनी ज्यादा विचलित हो गई कि मैं 2 दिन तक मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं कर पाई मैं। तो आज से फिर कल से इनफैक्ट मैं सुबह से लगी हूँ थोड़ा थोड़ा काम करने, तो अब जाके खत्म कर रही हूँ उसे। लेकिन क्या कर सकते, पार्ट एंड पार्सल, तो काम बहुत है लेकिन ठीक है, मजा आता है, एटलीस्ट आप ऑक्यूपाइड है ना, खाली नहीं बैठे हुए। और आई थिंक आप यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने जॉब से ज़्यादा। देखिए नौकरी नहीं करने के पीछे आप क्यों यूट्यूब कर रहे हैं, मुझे ये बताइए पहले। आप भी तो एंजॉय कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आप इंजॉय कर रहे हो। एब्सोल्युटली टोटली सतीश जी, ये बहुत अच्छा काम मुझे लगता है मैंने शुरू किया। अपने लिए काम करने में जो संतुष्टि मिलती है ना, उसका तो कुछ अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा वैल्यू मिला होगा एंड आपकी जर्नी सुन के उनको भी इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड मैम काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार किसी फीमेल गेस्ट को लाओ, किसी फीमेल गेस्ट को लाओ, सिर्फ तुम ऐसे ही लोगों को लाते हो जो हम तो देखते ही आ रहे हैं, फीमेल को लाओ, ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। आई होप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच सतीश जी, रीच आउट करने के लिए, बात करने के लिए, ये प्लान करने के लिए। आई सिंसियरली होप कि लोगों को कुछ इसमें समझ में आया होगा और मैं दुआ करती हूँ कि आपका चैनल बहुत ग्रो करे। आप अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you, ma'am. एंड Thank you so विश much, यू ma'am. ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू योर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैम मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप मेरी ऑडियंस के लिए कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करना चाहें आप। तो पर्सनल टिप तो ये कि देखो भाई, लाइफ कहाँ लेके जाएगी ये पता नहीं होता है, तो दिमाग और दिल दोनों खुला रखो और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो। नौकरी कर रहे हो तो भी, पहली बात ये। दूसरी बात ये पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई कि अगर निवेश शुरू करना है तो उसके पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। कम से कम आपके जो महीने का खर्चा है उसका 3 या 4 महीने के खर्चे के बराबर की रकम आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पे होनी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग आप नौकरी लगते ही शुरू कर दें। रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों के ऊपर निर्भर ना रहें कि मेरा बेटा ही मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। ये थॉट प्रोसेस निकाल दीजिए दिमाग से। रिटायरमेंट आपका है, आपको अपने भी पैसे बचाने हैं। बच्चों की शादी के लिए पैसा बहुत ना जोड़े, ये बेफिजूल का खर्चा है। जितना कम हो सके बच्चों को भी समझाएं कि भैया शादी ब्याह में इतने पैसे मत खर्च करो, इसको किसी और काम में लगाओ। नौकरी करते हैं ना तो कुछ पैसा प्लीज अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने नौकरी करते करते, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं। मैं हमेशा अभी भी ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढती रहती हूँ कि क्या नया सीख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, पैसों को सही जगह डिप्लॉय कीजिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है। कॉमन सेंस की चीजें हैं और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पैसे से प्यार कीजिए, पैसे को समझिए कैसे बड़ा करना है, कैसे इसको बढ़ाना है। किसी और के ऊपर निर्भर हमेशा मत रहिए। दैट्स ऑल आई गेस, दैट विल डू। इतना काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर। ओके मैम, तो अभी मैं इसको रैप अप करता हूँ मैम। जी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।